पहले समझ लो। चलो प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक फॉर्मूला है बच्चों, वो हमारे पास क्या होता है बच्चों, याद करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस ऊपर और टोटल नंबर ऑफ केसेस नीचे, राइट। ये तुम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। जो फेवरेबल आउटकम्स हैं जो तुम चाहते हो वो आप ऊपर लिखोगे, और जो टोटल आउटकम्स होती है वो नीचे लिखोगे। और प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है, ऑलवेज, राइट, हमेशा। इम्पॉसिबल इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट्स, इम्पॉसिबल इवेंट्स का मतलब क्या हो गया, जैसे सन कल वेस्ट से राइज करेगा तो इम्पॉसिबल इवेंट है, क्लियर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, क्लियर। हर्ष फेल हो जाएगा, इम्पॉसिबल है पॉसिबल है, पॉसिबल है। तो गौरी ने बोल दिया पॉसिबल है, मैं 0 नहीं बोल सकता। ओके बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगी, 0। अब हम चलते हैं बच्चों हेड, ये कॉइन्स वगैरह डाइस वगैरह, क्या मुझे बताने की जरूरत है तुम्हें दोबारा से कि कॉइन में हेड और टेल होता है, डाइस में 1 2 3 4 5 6 होता है, क्या बताने की जरूरत है? नहीं। क्या मुझे कार्ड्स के बारे में बताने की जरूरत है? अच्छा, कार्ड्स के बारे में बताने की जरूरत है? अब बच्चों सुनो इधर। हाँ बच्चों, बोलना नहीं बच्चों बिल्कुल भी। बताओ इसको क्या बोलते हैं? डायमंड। क्या बोलते हैं? डायमंड। कलर, कलर, क्वीन, क्वीन, डायमंड, राइट। डायमंड कितने होते हैं? 13। डायमंड कितने होते हैं बच्चों, याद रखना, 13 होते हैं। अब बच्चों इसे हम क्या बोलते हैं? क्लब। क्या बोलते हैं? क्लब, राइट। और क्लब कलर कौन सा है इसका? ब्लैक। और कितने होते हैं ये? 13। क्लब भी 13, याद रखना, ठीक है। इसे हम बोलते हैं बच्चों हार्ट, क्लियर। ये भी बच्चों 13 होते हैं। इसके बाद आता है बच्चों स्पेड। ये स्पेड है बच्चों, राइट। और स्पेड कितने होते हैं? 13। स्पेड और जो क्लब है ये दोनों ब्लैक होते हैं बच्चों, राइट। और जो डायमंड है और हार्ट है ये बच्चों रेड होते हैं, ठीक है। डायमंड और हार्ट क्या होते हैं? रेड। तो बाहर बच्चे हंस रहे हैं। ये 13 और ये भी 13, ये भी 13, क्लियर हो गया। 13 4 जा 52, 13 4 जा, तो टोटल कार्ड्स कितने होंगे? 52। टोटल कार्ड्स 52 होते हैं। ब्लैक 26 होते हैं और रेड भी बच्चों 26 होते हैं। ब्लैक कितने होते हैं और रेड कितने होते हैं? और क्लब कौन से कलर का है? ब्लैक। क्लब कितने होते हैं बच्चों? और हार्ट कितने होते हैं? और स्पेड कितने होते हैं? 13। स्पेड का कलर कौन सा है? ब्लैक। पता चल गया। डायमंड कितने होते हैं? कौन सा कलर है? अगर मैं आपसे ये बोलूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउट ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग। ब्लैक किंग, ब्लैक किंग की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो बताओ तुम्हारी फेवर में कितने कार्ड्स होंगे? ब्लैक किंग कितने होते हैं बच्चों? 2 होते हैं। तो आप जो फेवरेबल आउटकम्स है ऊपर लिखोगे और टोटल आउटकम्स नीचे लिखेंगे। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ऐसे तुम पढ़ते आ रहे हो 10th और 11th क्लास में, ठीक है। फेस कार्ड बच्चों, फेस कार्ड, ऐसे कार्ड्स को क्या बोलते हैं हम? फेस कार्ड्स। ऐसे कितने होते हैं? 12। एक जे वाला, इसके 4 होते हैं। क्यू वाला क्वीन, उसके भी 4 होते हैं। और के वाले के भी 4 होते हैं, किंग के। तो फेस कार्ड इनको बोलते हैं। क्लियर हो गया सभी को, राइट। अब इसके बाद 12th क्लास हम, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ पास प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ पास प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल इज इक्वल टू 1, क्लियर। तो P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार इज इक्वल टू 1। तो पास प्लस फेल का आंसर क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। अगर आपको पास की प्रोबेबिलिटी पता है तो फेल की आ जाएगी। कैसे आ जाएगी बच्चों? फेल की 1 में से माइनस कर दो। अगर फेल की पता है तो पास की आ जाएगी, 1 में से माइनस कर दो, क्लियर, राइट। ये जो सिंबल है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल का, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल का सिंबल P ऑफ A बार, आप इसको P ऑफ A डैश भी कर सकते हो, P ऑफ A रेज़्ड टू पावर C कोई भी ले सकते हो आप। कई बार बुक्स में देखोगे कहीं पर डैश लगा हुआ है, कहीं पर C लगा हुआ है, कहीं पर बार लगा हुआ है, तो इन सब का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल,
प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल। तो ये सब बेसिक बातें थी जो तुम पढ़ते आ रहे हो। अब मुझे 12th क्लास का जो टॉपिक स्टार्ट करना है बच्चों, वो क्या है देखो आप। 12th क्लास सबसे पहला टॉपिक है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 12th क्लास, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है वो आप देख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये फॉर्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, बाद में नोट करना, पहले समझो चीजों को, बाद में नोट करना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी का मतलब क्या है, यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन दैट बी इज गिवन टू यू। जो इवेंट गिवन होगा, जो कंडीशन गिवन होगी, उसको मैं बी बोलूंगा, बी लिखूंगा, और वो लेफ्ट में नीचे आएगी। जो लेफ्ट में नीचे आएगी वो राइट में भी नीचे आएगी, जो लेफ्ट में नीचे आएगी वो राइट में भी नीचे आएगी। क्लियर, राइट। मान लो बुक में लिखा हुआ है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए, तो जो लेफ्ट में नीचे है वो राइट में भी नीचे होगा, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन होगा, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन होगा, और जो लेफ्ट में नीचे है वो राइट में भी नीचे होगा। अब तुम कहोगे सर इंटरसेक्शन क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं पता, कॉमन ए इवेंट और बी इवेंट में जो कॉमन आउटकम्स हैं वो ए इंटरसेक्शन बी होगा। अब इसके लिए एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, उससे तुम्हें पता चल जाएगा। एक्सरसाइज हमारी जो है वो स्टार्ट हो गई है बच्चों 13.1, तो आप लिख लो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 हमने स्टार्ट कर दी। अब आप नोट कर लो और एनसीईआरटी खोल लो बच्चों, देखना आप इधर एक्सरसाइज 13.1, ध्यान से देखो बच्चों। आप जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें सब कुछ गिवन है। P ऑफ E कितना दे रखा है बच्चों, 0.6 गिवन है, और P ऑफ F कितना गिवन है आपको, 0.3 गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F कितनी गिवन है बच्चों आपको, 0.2। आपको जो भी निकालना हो, आप बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ F ऑब्लिक E का फॉर्मूला बच्चों क्या होगा, फॉर्मूला मैंने भी बताया था, दोनों का इंटरसेक्शन आप ऊपर लिखोगे, जो लेफ्ट में नीचे है वो राइट में भी नीचे है, राइट, जो लेफ्ट में नीचे है वो राइट में भी नीचे, ठीक है। तो लेफ्ट में जो नीचे है वो राइट में भी नीचे है। इसका आंसर कितना है बच्चों, 0.2, और इसका आंसर कितना है, 0.6। इसको सोल्व करो, आंसर कितना आ गया, 1/3 आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ चुका है। इसके बाद सभी बच्चे सेवंथ क्वेश्चन देखो बच्चों। फर्स्ट के बाद आप सेवंथ क्वेश्चन पर आ जाओ। फर्स्ट के बाद सेवंथ क्वेश्चन। अच्छा, रजिस्टर के टॉप पर एक फॉर्मूला लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एडिशन। लॉ ऑफ एडिशन बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एडिशन। किसको याद है बच्चों ये फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस फॉर्मूले को नोट कर लो रजिस्टर के टॉप पर, हमें कभी ना कभी जरूरत पड़ जाएगी बच्चों, कभी ना कभी इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ सकती है। ये 11th क्लास का फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एडिशन। क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ एडिशन। P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। रेडी, नेक्स्ट बच्चों, अब आगे देखो आप 7th क्वेश्चन पर आ जाओ। 2 coins are tossed once, राइट, 2 coins are tossed once, 2 coins को आपने एक साथ टॉस किया है। फर्स्ट पार्ट बच्चों लिखो, क्या लिखा हुआ है, ई में लिखा हुआ है कि टेल अपीयर्स, टेल ऑन वन कॉइन, टेल ऑन वन कॉइन, और एफ में लिखा हुआ है वन कॉइन शोज हेड, वन कॉइन शोज हेड। टेल अपीयर ऑन वन कॉइन, एफ में लिखा हुआ वन कॉइन शोज हेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ
ई ऑब्लिक एफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ। सबसे पहले 2 पॉइंट को हम टॉस करेंगे बच्चों, 2 पॉइंट्स को टॉस करेंगे। तो बताओ सैंपल स्पेस कौन बताएगा मुझे, इसके सैंपल स्पेस क्या होंगे? दोनों पर बच्चों एच एच आ सकते हैं, दोनों पर टेल टेल आ सकते हैं, हेड टेल टेल हेड। अब बच्चों ई इवेंट है हमारा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट अंडर द कंडीशन दैट एफ इज गिवन टू यू, अंडर द कंडीशन दैट एफ इज गिवन टू यू। उन्होंने बोल दिया कि आप 1 पॉइंट के ऊपर टेल आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो अंडर द कंडीशन कि 1 पॉइंट के ऊपर हेड आता है, 1 पॉइंट के ऊपर हेड आता है। अब सबसे पहले इसका फॉर्मूला आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन है, जो लेफ्ट में नीचे है वो राइट में भी नीचे है। अब सबसे पहले इसके आउटकम्स लिखो, टेल ऑन 1 पॉइंट, टेल ऑन 1 पॉइंट के आउटकम्स क्या क्या होंगे बच्चों, सोचो। टेल ऑन 1 पॉइंट बोला उन्होंने, टेल ऑन 1 पॉइंट। एक तो बच्चों हमारे पास है एच टी एच और एक है बच्चों एच टी। टेल ऑन 1 पॉइंट बोला, 1 पॉइंट के ऊपर टेल आना चाहिए। अब आ जाओ बच्चों, 1 पॉइंट के ऊपर हेड आना चाहिए बच्चों, बताओ क्या होगा? 1 पॉइंट के ऊपर हेड आना चाहिए, तो एक एच टी भी आ सकते हैं, टी एच भी आ सकते हैं। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन बताओ बच्चों, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? कॉमन, दोनों ही है कॉमन, राइट? तो दोनों आप लिख दोगे इंटरसेक्शन एच टी और टी एच, क्लियर? अब ये बताओ ये कितने पेयर है बच्चों? 2 आउटकम्स, 2 है तुम्हारी फेवर में, और टोटल पेयर कितने हैं बच्चों? ये टोटल आउटकम कितनी है? 4, 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? 2/4, 2/4। अब आ जाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ में कितने हैं बच्चों पेयर? 2, आउटकम कितनी है? 2, एक एस टी और टी एच, और टोटल कितने आउटकम्स हैं? 4। तो इसका इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, वो भी क्या होगी? 2/4। तो आंसर क्या होगा इसका? 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनना है, हमेशा बन नहीं होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनना। सेकंड पार्ट करके देखो इसको जरा, इसका सेकंड पार्ट करो। यस बच्चों, 7th का अब सेकंड पार्ट देखो। आसान टॉपिक है, बस तुम्हें आउटकम्स बनानी आनी चाहिए। अब सबसे पहले देखो आप इधर 7th के सेकंड पार्ट में ई बच्चों लिखा हुआ है नो टेल, नो टेल, और एफ में लिखा हुआ है नो हेड, नो टेल और नो हेड, राइट? अब आप मुझे सभी बताओ ई आउटकम्स कौन कौन सी होंगी? ई केस में आउटकम नो टेल का मतलब क्या होगा? ओनली एच एच, राइट? और नो हेड का मतलब क्या होगा? ओनली टी टी। ई इंटरसेक्शन एफ बताओ क्या कॉमन आ रहे हैं? तो बताओ ई ऑब्लिक एफ का आंसर क्या होगा बच्चों? कोई 0 बाय समथिंग, आंसर क्या होगा? अच्छा वैसे बात बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगी क्या बच्चों? ये तो बता दो। सिंगल आउटकम, 1 आउटकम ही, राइट? 1/4, क्लियर? तो आंसर फिर भी 0 आएगा, तो 0 अपॉन समथिंग क्या होगा? ई ऑब्लिक एफ, ई ऑब्लिक एफ प्रोडक्ट ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। क्लियर बच्चों? जो बच्चे कर चुके हैं 7th को, ये सोचो। आप बोर्ड पर देखो, आप 10th का फर्स्ट पार्ट, ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग। ई में ले रहा हूं बच्चों, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है सम ग्रेटर देन 9, और एफ में ले रहा हूं बच्चों, गिवन है, और गिवन है कि ब्लैक डाई के ऊपर, ब्लैक डाई के ऊपर बच्चों नंबर 5 आता है, ब्लैक डाई के ऊपर नंबर 5 आता है, ठीक है? 2 डाइस है बच्चों, एक ब्लैक और एक रेड, एक ब्लैक और एक रेड, राइट? डाइस तुम लूडो खेलते हो ना, उस पर जो नंबर डॉट बने होते हैं 1 2 3 4 5 6, राइट? तो उनका जो सम है ना वो 9 से बड़ा आना चाहिए। तो पहले आप सोचो सम 9 से बड़ा आना चाहिए, तो सम 9 से बड़ा होगा तो 10 11 12,
10 के लिए क्या क्या पेयर बनेंगे बच्चों? 5 5 4 6 6 4। और 11 के लिए क्या क्या पेयर बनेंगे? 5 और 6। और 12 के लिए क्या? 6 और 5। जब और 12 के लिए क्या पेयर बनेंगे? 6 और 6। जब हम ई की बात करते हैं तो एफ को भूल जाते हैं। कई बच्चे कहते हैं सर इसमें तो लिखा हुआ ब्लैक डाई के ऊपर 5 आएगा, उसको भूल जाओ। जब हम ई की बात करेंगे तो एफ को भूल जाएंगे, जब हम एफ के इवेंट लिखेंगे तो ई को भूल जाएंगे। ओके, तो रेड डाइज और ब्लैक डाई, रेड और ब्लैक। अच्छा, सम जो है कितना आना चाहिए बच्चों? ग्रेटर देन 9। तो 10 भी आ सकते हैं, 11 भी आ सकते हैं, 12 भी आ सकते हैं। एक बात बताओ, टोटल आउटकम्स कितनी आएंगी बच्चों? 36। टोटल आउटकम्स होंगी 36। पता ही बात, टोटल आउटकम्स 36। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, फिर 2 1 2 2 2 3, ऐसे है ना, 3 1 3 2 3 6 तक 4 1 4 2 आ सकते हैं, राइट। तो टोटल आउटकम कितनी बनेंगी? 36। अच्छा ये बताओ, वैसे मुझे जरूरत नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे से पूछ रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी बच्चों? 1 2 3 4 5 6 6/36। अब बताओ एफ के बारे में बताओ, ब्लैक डाई के ऊपर 5 आना चाहिए। अब बताओ क्या हो सकता है? ब्लैक डाई के ऊपर 5 आना चाहिए, तो 5 1 5 2 5 3। मान लो ये ब्लैक है और ये रेड है, 5 3 5 4 5 5 5 6। क्लियर? और कुछ बन सकता है? और कोई पेयर बन सकता है बच्चे बताओ? ब्लैक डाई के ऊपर 5 आना चाहिए। क्लियर हो गया, राइट। अब बताओ इंटरसेक्शन कुछ हो रहे हैं, जल्दी बताओ। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों? और भी कुछ आ रहा है? और भी बताओ। बस। तो अब बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ E ऑब्लिक F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। इंटरसेक्शन में कितने पेयर बन रहे हैं बच्चों? 2। और 2/36 ऊपर, और F की प्रोबेबिलिटी बताना बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ F 6/36। तो 6/36, तो 2/6, और 2/6 क्या होते हैं? 1/3। क्लियर, राइट। 11th का देखो बच्चों, आप 11th का फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E ऑब्लिक F का फॉर्मूला क्या होगा? E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। सब कुछ तो तुम्हें पता ही है बच्चों। E में क्या इवेंट्स आ रहे हैं, आउटकम्स कितनी है? 1 3 5, और F की आउटकम्स बताओ बच्चों 2 3, राइट। और E इंटरसेक्शन F बच्चों क्या हो जाएगा? E इंटरसेक्शन F में 3 आ जाएगा, तो बच्चों 1/6, और F में 2/6, तो आंसर क्या होगा? 1/2। पता चला क्या किया मैंने? 1 3 5 और 2 3 में से कॉमन क्या आएगा? नंबर 3, राइट। तो वो इंटरसेक्शन हो गया। एक डाई को रोल किया ना तुमने, एक डाई के ऊपर टोटल आउटकम्स कितनी होती हैं? 6। तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? 1/6। 3 आने की प्रोबेबिलिटी 3/6 नहीं होगी, 1/6 एक आउटकम। एक डाई को रोल करें ना, एक डाई को, तो एक डाई के ऊपर मान लो नंबर 2 आया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6, 6 होती है ना। 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। 4 आने की क्या होगी? 1/6। तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। 1/6 ऊपर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ F में कितने आउटकम्स हैं? 2 और 3, तो इनकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी? 2/6। सोल्व किया 1/2 आंसर। ऐसे जो उसका सेकंड पार्ट है बच्चों, उसमें अपने आप कर लेना, उसमें F ऑब्लिक E लिखा हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F ऑब्लिक E ये अपने आप कर लेना बच्चों। मैं 11th का थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ। 11th का थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F ऑब्लिक G बच्चों। E यूनियन F ऑब्लिक G, E यूनियन F ऑब्लिक G है बच्चों, और G में मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर। और G में कितनी आउटकम्स हैं बच्चों? देखना 2 3 4 5।
2 3 4 5। हाँ बच्चों, ई यूनियन एफ ऑब्लिक सी 2 3 4 5। ये बात बताओ बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या बनाओगे? इसका फॉर्मूला क्या बनाओगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, राइट। अच्छा बताओ, ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे बच्चों? कौन तुम्हारे वजह से बताएगा? निकालेंगे फिर। चलिए, अब जिन बच्चों को 11th 10th पास नहीं किए, ध्यान से लिखना। ई यूनियन एफ का मतलब क्या होता है? सुन लो मेरी बात, जिसको नहीं पता सेट्स के बारे में। ई यूनियन एफ का मतलब होता है सभी एलिमेंट्स, रिपीटेशन नॉट अलाउड। लिखो आप, ई यूनियन एफ का मतलब है सभी एलिमेंट्स लोगे, रिपीटेशन नॉट अलाउड। ई यूनियन एफ का मतलब है आप सभी लोगे 1 3 5 और 2 3, 1 3 5 और 2 3 में से सभी लोगे, बट एक एलिमेंट आप 2 बार नहीं करोगे, 2 बार नहीं लिखोगे। तो ई यूनियन एफ आ गया 1 2 3 5। ई यूनियन एफ क्या आ गया? 1 2 3 5। आप सभी एलिमेंट्स लिखोगे बट रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। अब बच्चों इंटरसेक्शन जी भी करना है बच्चों, ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी। अब देखना बच्चों, इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों? इन दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है? 2 वहां पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 2 और 3 कॉमन आ रहे हैं। क्लियर? तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, 5 भी आ रहा है सर, 5 भी आ रहा है, 2 3 5। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों, ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 3/6। तो आप यहां पर क्या लिख दोगे बच्चों? 3/6। एग्री बच्चों? और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी में कितने आउटकम्स है बच्चों? 4। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप? 4/6। तो आंसर क्या होगा आपका? 3/4। 11th का थर्ड पार्ट हमने कर लिया, एक बार देख लो अच्छी तरह से। नहीं है? हाँ बच्चों, 12th क्वेश्चन आप सभी बच्चे 12th पर देखेंगे। Each born child is equally likely to be a boy or girl, right? If a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girls? तो E हो गया बच्चों तुम्हारे पास कि दोनों लड़कियां होनी चाहिए, both girls। और F है बच्चों, F क्या बच्चों तुम्हारे पास? Given that first part, youngest is girl, जो youngest है वो गर्ल है। बताओ क्या क्या हो सकता है? पहले तो ये बताओ, 2 बच्चे पैदा हुए हैं, क्या क्या हो सकता है? सैंपल स्पेस बच्चों, दोनों लड़के हो सकते हैं, दोनों लड़कियां हो सकती हैं, पहला लड़का दूसरी लड़की, पहली लड़की दूसरा लड़का, राइट। सैंपल स्पेस बना लिए। अब ई में देखो क्या लिखा है मैंने, बोथ आर गर्ल्स। तो बच्चों, और यंगेस्ट गर्ल का मतलब क्या होगा? यंगेस्ट गर्ल बच्चों, तो पहला लड़का दूसरी लड़की, या पहली लड़की दूसरी भी लड़की, राइट। अब बताओ इंटरसेक्शन होगा या नहीं होगा? होगा, राइट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो? अब फॉर्मूला देखो आप, ई ऑब्लिक एफ का फॉर्मूला, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ बच्चों। लड़की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। तो 1/2 इंटू 1/2। अच्छा डायरेक्ट ले रहे हो, चलो वो भी ठीक है। मैं ऐसे कर रहा था 1/2 इंटू 1/2, वो भी ठीक है। अच्छा बच्चों, ये एक पेयर है, एक आउटकम है, और कितनी आउटकम्स है यहाँ पर? 4। तो ऊपर क्या लिखोगे आप? 1/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बच्चों, एफ में दो आउटकम्स आ रही हैं, तो 2/4। तो आंसर क्या होगा? 1/2। क्लियर? सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है एटलीस्ट, देखो आप क्या लिखा हुआ है, कुछ चेंजेस जैसे एटलीस्ट 1 इज गर्ल। उसमें लिखा हुआ है केवल एफ चेंज है बच्चों, एटलीस्ट 1 इज गर्ल। ई तो होगा बच्चों बोथ गर्ल्स, और एफ में है एटलीस्ट 1 गर्ल, एटलीस्ट 1 गर्ल बच्चों। एफ में है एटलीस्ट 1 गर्ल, कम से कम एक लड़की हो। सेकेंड पार्ट 11th 12th का सेकेंड पार्ट,
बोथ गर्ल्स के लिए तो वही आएगा बच्चों, एटलीस्ट गर्ल के लिए, एटलीस्ट वन गर्ल के लिए कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। तो देखो पहली लड़की, दूसरा लड़का, पहली लड़की, दूसरी लड़की, पहला लड़का, दूसरी लड़की, एटलीस्ट वन गर्ल, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, राइट। अब बताओ इंटरसेक्शन बच्चों होगा, यस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E ऑब्लिक F का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ F 3/4, तो आंसर क्या होगा 1/3, ठीक है। 13th पे आ जाओ, 13th क्वेश्चन, जो बच्चे ये कर चुके हैं वो 13th क्वेश्चन पढ़ेंगे। मैं बोर्ड को 2 साल पहले किया था। 13th बच्चों देखो आप पढ़ो बच्चों, आप सभी 13th क्वेश्चन, यस बच्चों 13th पर आ जाओ। देखो ध्यान से इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इसका डाटा बना के देना जरा मुझे। इससे मुझे 13th में ये लिख कर दो, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, ट्रू फॉल्स कितने हैं, एमसीक्यू वाले कितने हैं, डिफिकल्ट कितने हैं, सारा लिख कर दो मुझे। 13th क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे सारा लिख कर दो कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, सब बताओ मुझे। यस बच्चों, अब देखो आप एन इंस्ट्रक्टर, बच्चों देखो आप ध्यान से, क्वेश्चन बैंक है 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, इजी ट्रू फॉल्स 300 है, राइट, और 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स 200 है बच्चों, 500 इजी एमसीक्यू, इजी एमसीक्यू 500 है बच्चों, 500, एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, डिफिकल्ट एमसीक्यू 400 है बच्चों, डिफिकल्ट एमसीक्यू 400 है। एक क्वेश्चन तुमने उठाया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, ई के मैं सामने लिख रहा हूं, क्वेश्चन इज इजी, क्वेश्चन इज इजी बच्चों, इट विल बी एन इजी क्वेश्चन अंडर द कंडीशन, एफ के सामने लिख रहा हूं बच्चों, इट इज एमसीक्यू। अब बोर्ड पर देखो कि मैं कैसे काम करता हूं, जिसको नहीं आता वो बोर्ड पर देखिए। ई बच्चों मेरा इवेंट क्या हो गया कि क्वेश्चन इजी है, और एफ क्या हो गया कि एमसीक्यू है, तो ई इंटरसेक्शन एफ, पहले फॉर्मूला तैयार कर लिया मैंने। अब बताओ ऐसे कितने क्वेश्चन है बच्चों जो इंटरसेक्शन वाले समझते हैं, जो इजी भी है और एमसीक्यू भी है, ऐसे कितने क्वेश्चन है जो इजी भी है और एमसीक्यू है, 500। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 500 अपॉन टोटल कितने होंगे बच्चों, ये 1400, टोटल कितने होंगे, इन सबको प्लस कर दो बच्चों, ठीक है, इन सबको प्लस कर दो। अब 500 बाई 1400, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मतलब है एमसीक्यू, एफ का मतलब क्या है, एमसीक्यू वाले कितने क्वेश्चन है बच्चों, देखो आप एमसीक्यू वाले 500 तो यहाँ है, 400 यहाँ है, एमसीक्यू वाले 500 400 कितना हो गया 900, समझ आ गया बच्चों। तो आंसर क्या हो गया 5/9। यही तो खाली इजी बोले ना, तो इजी है तो फिर मैं ये भी इजी एमसीक्यू नहीं, यहाँ तो मुझे जरूरत नहीं है, मुझे तो इन दोनों के इंटरसेक्शन की जरूरत है। इजी है तो फिर हम ट्रू फॉल्स वाले इजी भी तो ऐड कर सकते हैं। इन दोनों चलो कर ले, तो क्वेश्चन बच्चों सही कह रही है, इजी का मतलब हो गया ट्रू फॉल्स वाले 300 तो ये हो गए और 500 ये हो गए, एग्री। अब इन दोनों में से कॉमन क्या लेगी, तो एमसीक्यू वाले कितने, एमसीक्यू वाले चलो इधर देखो आप, एमसीक्यू वाले कितने हैं 500 और प्लस 400, इन दोनों में कॉमन फिगर बता कौन से भी 500। समझ आ गया बच्चों, आप ऐसे भी लिख सकते हो अपनी नॉलेज के लिए, ठीक है। क्वेश्चन उसका गलत नहीं है, क्वेश्चन ठीक है उसका, ये है कि हमने ओरली कर लिया था उस बात को। हाँ बच्चों 15th क्वेश्चन देखो आप, उसमें क्या लिखा हुआ है,
consider the experiment of throwing a die. If a multiple of 3 comes up, throw the die again. Multiple of 3 comes up, throw a die again. ध्यान से सुनो बच्चों. If any other number comes, toss a coin. Find the conditional probability of the coin event. Coin shows a tail, given that at least one die shows a 3. क्वेश्चन पढ़कर देखो. सबसे पहले पता है तुम्हें सैंपल स्पेस बनाने आने चाहिए. क्या लिखा हुआ है देखो. अगर 3 का मल्टीपल आया तो डाई को दोबारा फेंकना, और अगर बच्चों कोई और नंबर आया तो कॉइन को टॉस करना. ये तुम्हें सैंपल स्पेस बनाने हैं. चलो बच्चों बोर्ड पर शुरू हो जाओ. सबसे पहले सैंपल स्पेस सोचो. बच्चों पहले क्या लिखूं. 3 का मल्टीपल आया, मान लो 3 आ गया, तो मैं क्या करूंगा. डाई को दोबारा थ्रो करूंगा. तो 3 के साथ क्या आ सकते हैं 1, 3 के साथ क्या आ सकते हैं 2, 3 के साथ 3, 4 5 6, राइट. 3 4 3 5 3 6. अगर 3 का मल्टीपल आया, 6 3 का मल्टीपल 6 भी होता है, तो 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 6. 3 का मल्टीपल आया तो डाई को दोबारा थ्रो करो. 3 का मल्टीपल आया तो डाई को दोबारा थ्रो करूंगा. पर अगर बच्चों कोई और नंबर आया, और नंबर का मतलब 1, तो मैं कॉइन को टॉस करूंगा. कॉइन पर क्या आ सकता है टेल, कॉइन पर क्या आ सकता है हेड. 2 आ गया तो 2t 2h, और बच्चों 4 आ गया 4t 4h, 5t 5h. ये तुम्हारा क्या बना सैंपल स्पेस. विदाउट स्टेप्स क्लियर. काउंट करना टोटल कितने हो गए. 20 हो गए. टोटल 20 हो गए, राइट. अब बच्चों ई इवेंट क्या है बच्चों, जल्दी बताओ. ई क्या है पढ़ो. कॉइन शोज अ टेल. कॉइन शोज अ टेल. ये है बच्चों कि कॉइन के ऊपर टेल आता है बच्चों. कॉइन के ऊपर टेल आता है तो बताओ कौन कौन से हो गए. एक तो 1t हो गया, एक 2t हो गया, और एक 4t हो गया, और एक 5t हो गया. ये कॉइन के ऊपर टेल आता है. क्लियर. एफ बताना बच्चों. एफ में एटलीस्ट 1 डाई के ऊपर 3 आता है. एटलीस्ट 1 डाई 3. इसका मतलब समझाओ बच्चों. एटलीस्ट 1 डाई के ऊपर 3 आता है. कम से कम 1 डाई के ऊपर 3 आता है. तो कौन कौन से पेयर बनेंगे बच्चों. 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 6 3 6 3 और 6 3 6 3. कम से कम 1 पर 3 आता है. अब बताओ इंटरसेक्शन होगा या नहीं होगा. E ऑब्लिक F तुम्हें निकालना है, और इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F. इन दोनों का कॉमन है कुछ, तो आंसर क्योंकि कॉमन नहीं है. समझाया कैसे, क्या पता चल गया. सेवनटीन्थ क्वेश्चन बच्चों ध्यान से लिखवा. 17th में क्या लिखा हुआ है. प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओब्लिक B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B ओब्लिक A. तो इनमें से नीचे जो 4 आंसर्स है ना, उनमें से एक आंसर बताना है कि कौन सा सही होगा. तो बताओ बच्चों, जरा सोच कर बताओ. हाँ बच्चों 17th पढ़ो. नेक्स्ट पेज पे है. एनसीईआरटी में 17th क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पेज पर है बच्चों. अब तक तो आंसर भी दे दिया कई बच्चों. P ऑफ A ओब्लिक B का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों. A इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ B, और B ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन में P ऑफ A. ये कट गया बच्चों, तो आंसर क्या आ गया. P ऑफ A इज इक्वल टू P ऑफ B, राइट. ये नोट कर लिया लेफ्ट वाला. क्या लेफ्ट वाला नोट कर लिया. राइफल लेकर, बंदूक लेकर बच्चों तो लॉयन का शिकार करने जा रहे हैं. लॉयन लाइन को मारने बच्चों.
और 3 लोग हो तो, राइट? कितने लोग हो? 3। बताओ कौन किस चीज को खड़ा करूं मैं? मंथन को ले लेता हूं, सोहम को ले लेता हूं, हर्ष से तो कुछ होना नहीं है, चलो ले लेता हूं फिर। 3 बच्चे हैं, सर हम बात ही नहीं करते ना। राइट? ये 3 बच्चे, इन्होंने शूटिंग करनी है, राइट? अब क्या क्या हो सकता है? मैं बोल रहा हूं कि लॉयन इज किल्ड। सोचो क्या क्या हो सकता है। लॉयन इज किल्ड बच्चों, सोचो क्या हो सकता है बच्चों। प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है कि लॉयन इज किल्ड, लॉयन मारा गया। क्या क्या हो सकता है सोचो। तीनों ने गोलियां चलाई है बच्चों, तीनों ने एक साथ फायर किए बच्चों। सोचना बच्चों क्या क्या हो सकते हैं। तीनों ने एक साथ फायर किया, सोचो। जितना ज्यादा सोचोगे क्वेश्चन तभी आएगा। सोच रहा था, और जो नहीं सोच पाएगा उसको आंसर नहीं है, उसको समझ में नहीं आएगा। तीनों ने एक साथ फायर किए। हो सकते हैं किसी एक की गोली से मरा हो सकते हैं किसी 2 की गोली से। लॉयन इज किल्ड का मतलब है, बोर्ड पर देना बच्चों, मेरा कोड वर्ड है इसको लिखने का। लॉयन इज किल्ड का मतलब है, लिख रहा हूं P1 प्लस P2 प्लस P3। ये P1 का क्या मतलब है? P1 का मतलब है बच्चों ओनली 1 सक्सेस, एग्जैक्टली 1 सक्सेस, एग्जैक्टली 1 सक्सेस, यानी किसी एक को सक्सेस मिली है, एग्जैक्टली 1 सक्सेस। P1 का मतलब क्या है? एग्जैक्टली 1 सक्सेस। अब एग्जैक्टली 1 सक्सेस, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कैसे निकालूंगा? सबकी नजर बोर्ड पर। मान लो मंथन की गोली लगने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है, और सोहम की मान लो 2/5 है, और हर्ष की मान लो 3/7 है। ये प्रोबेबिलिटी है। दे रखी हो क्वेश्चन में, दे रखी हो। अब एग्जैक्टली 1 सक्सेस का मतलब है P1, याद रखना P1 एग्जैक्टली 1 सक्सेस। इसका फॉर्मूला कैसे तैयार करेंगे वो बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सबकी नजर बोर्ड पर। अगर मैं मंथन को पास करता हूं तो मुझे सोहम और हर्ष को फेल करना पड़ेगा। एग्जैक्टली 1 का मतलब है कोई एक जीता, किसी एक की गोली लगी। अगर मैं मंथन को पास करता हूं तो सोहम को फेल करूंगा और हर्ष को फेल करूंगा। ये भी तो हो सकता है कि मंथन फेल हो जाए और सोहम पास हो जाए। तो अगर मैं सोहम को पास करता हूं तो मंथन को फेल करूंगा और हर्ष को भी फेल करूंगा। अब मैं बच्चों हर्ष को पास कर रहा हूं तो मंथन को फेल करूंगा और सोहम को भी फेल करूंगा। अब बताओ इन तीनों 3 सेट बन गए, राइट? अच्छा, यहां पर इनटू का साइन है क्योंकि एंड, मैंने बोला था जब एंड की सेंस आती है तो मल्टीप्लाई करते हैं, जब और की सेंस आती है तो प्लस करते हैं। इनमें इन तीनों में एंड की सेंस है। कैसे? मंथन पास हो रहा है एंड सोहम फेल हो रहा है एंड हर्ष भी फेल हो रहा है। सोहम पास हो रहे हैं एंड मंथन फेल हो रहे हैं एंड हर्ष फेल हो रहे हैं, तभी सोहम पास हो रहे हैं। तो इनमें इन तीनों में एंड की सेंस है तो इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन इस एक सेट में, इस दूसरे सेट में और तीसरे सेट में प्लस लगा रहा हूं। क्यों? इन तीनों में से कोई एक केस होगा ना, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा। जब या की सेंस आए तो प्लस करते हैं, जब मल्टीप्लाई की सेंस आए तो मल्टीप्लाई करते हैं, एंड की सेंस आए तो मल्टीप्लाई करते हैं, और की सेंस आए तो प्लस करते हैं। या अब इन दोनों में या की सेंस है, प्लस कर दिया। इनमें या की सेंस आ रही है ना तो प्लस कर दिया, राइट? अब मंथन के पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों? 1/3। सोहम के फेल होने की कौन बताएगा? ये पास होने की है। अब 1 में से माइनस कर दो, मैंने आज पहला फॉर्मूला बताया, 1 - 2/5
3/5। अब हर्ष को फेल कर दो, अब सोहम को पास करो बच्चों, 2/5। मंथन को फेल कर दो, 2/3। और हर्ष को भी फेल कर दो, प्लस अब हर्ष को पास कर देते हैं 3/7 और मंथन को फेल कर देते हैं 2/3 और सोहम को भी फेल कर देते हैं। राइट, ये P1 का आंसर होगा। अब बच्चों इसको सोल्व करते रहना। P2 का मतलब है एग्जैक्टली 2 सक्सेस। तो बताओ सेम इसी मेथड से बताओ फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। P2 का मतलब है 2 बच्चों की गोली लगी है, तो मैं M को भी पास कर रहा हूँ और S को भी और H को फेल कर रहा हूँ, या मैं M को पास करूंगा, S को फेल करूंगा और H को पास करूंगा, या मैं M को फेल करूंगा और S को पास करूंगा और H को भी पास करूंगा। तो उसका जो भी आंसर होगा वो आप यहाँ पर लिख दो। क्लियर? अब P3 का मतलब क्या होगा बच्चों बताओ? तीनों पास, तीनों पास। तीनों पास का मतलब है एक ही सेट बनेगा कि तीनों की गोलियां लगी है बच्चों। क्लियर? तो यहाँ पर आप पुट कर दोगे 1/3 इंटू 2/5 और इंटू 3/7। तो ये इन तीनों के आंसर आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो लॉइन स्केल्ड की प्रोबेबिलिटी आ गई। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? राइट? पर मैं नहीं चाहूंगा कि तुम ये सब करो। अब चोर मेथड है बच्चों मेरे पास। ये था एक्चुअल मेथड, ये था एक्चुअल मेथड बच्चों। राइट? आप P1 प्लस P2 प्लस P3 करके ये सारे आंसर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे। ये एक्चुअल मेथड था समझाने का। अब चोर मेथड क्या है बच्चों? चोर मेथड ध्यान से सुनना बच्चों आप। जितने भी इवेंट्स होते हैं ना बच्चों, इन सब की प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है। P0 प्लस P0 से स्टार्ट करना। कितने लोग हैं बच्चों? 3 लोग हैं, तो मैं 3 पर रुक गया हूँ। अगर 4 फ्रेंड होते ना मैं प्लस में P4 करता, अगर 5 होते मैं प्लस में P5 करता, अगर 2 फ्रेंड होते तो बताओ मैं क्या लिखता? P0 प्लस P1 प्लस P2। इन सब का जो टोटल है ना बच्चों वो 1 होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रजिस्टर के टॉप पे लिखने वाला याद रखना। ओके, P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू 1। पहले समझ लो, टाइम दूंगा ना नोट करने का। अब इन तीनों इसमें से इसकी वैल्यू निकालो। तो बताओ P0 को उठाकर उधर ले जाओ। P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू 1 माइनस P0 और दिस इज आल्सो इक्वल टू 1 माइनस P0। और P0 का मतलब होता है नो सक्सेस। तीनों के तीनों फेल हो गए, नो सक्सेस। लोइन मरा ही नहीं, तीनों फेल हो गए बच्चों। उस तीनों फेल हो गए, उसकी प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दो तो कम से कम एक तो पास होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो लॉइन स्केल का मतलब पता क्या था? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 विल पास, एटलीस्ट 1 विल पास। तो एटलीस्ट 1 विल पास इक्वल टू 1 माइनस नो पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 विल पास इक्वल टू 1 माइनस नो पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो पास। ठीक है? अब बच्चों नो सक्सेस, तो मैं मंथन को फेल कर रहा हूँ 2/3 और 3/5 और 4/7। कितना हो गया बच्चों? ये 8/35। तो 1 माइनस 8/35 और ये हो गया 27/35। तुम जब इनको प्लस करोगे, इनको प्लस करके भी आंसर घर में चेक कर लेना, 27/35। अब समझो, जो भी पूछना पूछो। इनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, ट्रिपल टी लगा देना इस क्वेश्चन पर।